जी, रेशियोज का टॉपिक हम लोग कर रहे थे। कल आप लोगों को मैंने मैनेजमेंट रेशियोज यानी वर्किंग कैपिटल रेशियोज और सॉल्वेंसी की स्टार्ट करवाई थी। उसके अंदर हमारी रह गई थी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहले आ जाती है दैट इज डेट रेशियो। डेट रेशियो आपको शो करती है कि टोटल एसेट्स में डेट की कंट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, अब फर्ज करें अगर आपकी कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 10 लाख के और आप लोगों ने 3 लाख लोन लेके लगाया हुआ है, तो लोन की कंट्रीब्यूशन आपके टोटल एसेट्स में कितने परसेंट होगी? 30%। अभी आपने कैसे फाइंड आउट किया कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और आंसर उसी तरह परसेंटेज में आएगा। जितनी ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतना आपके लिए अनफेवरेबल है। अच्छा, आप लोगों को डिस्कस किया गया होता है रिस्क हमारे ना दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है कि शायद प्रॉफिटेबली हम लोग बिजनेस ना चला पाए, यानी आप जो बिजनेस रन करें तो शायद हमें इसके ऊपर प्रॉफिट ना हो, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। इसकी मेजरमेंट के अलग तरीके होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको थोड़ा सा आइडिया है अबाउट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट? जिस ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो उसको ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है? अगर कभी प्रोडक्शन कम हो गई, यूनिट कम बिके, तो वेरिएबल कॉस्ट ने कम होना है, फिक्स एज इट इज रहेगी। तो उसके अंदर ना हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट का रिलेशनशिप चेक करना होता है। वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं, फाइनेंस के अंदर आप जाके वो रेशियोज पढ़ोगे। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि शायद हम लोग अपनी लायबिलिटीज इन टाइम पे ऑफ ना कर पाए, मतलब हमारे पास शायद इतने रिसोर्सेज ना हो कि हम अपनी लायबिलिटीज पे कर दें। फाइनेंशियल रिस्क की मेजरमेंट के लिए ये रेशियोज यूज होती हैं, डेट रेशियो, गियरिंग रेशियो। ठीक है, तो अगर ये बढ़ जाए तो अनफेवरेबल है। कौन सा रिस्क इंक्रीज हो रहा होगा? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, ऑपरेटिंग रिस्क ना लिख दीजिएगा, वो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो डेट रेशियो जो है फाइनेंशियल रिस्क की मेजरमेंट करती है, और जितना आपका डेट बढ़ता जाएगा उतना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। नेक्स्ट, गियरिंग रेशियो। इसी को डेट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं।
गियरिंग रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो के अंदर हम लोग रिलेशनशिप चेक करते हैं कि डेट का और इक्विटी का आपस में क्या रिलेशन है। दो इसके फॉर्मूलाज यूज हुआ करते हैं। एक हम इसका फॉर्मूला यूज किया करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट ओवर लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट ओवर लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। आंसर परसेंटेज में ही आएगा। दूसरा इसका फॉर्मूला आप लोग यूज कर लिया करते हो, लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी। गिल्ड कंपनी क्या मतलब होता है? हाँ, गिल्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसपे डेट की भी कंट्रीब्यूशन है। अनगिल्ड कंपनी का मतलब होता है 100% इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। ठीक है, तो गिल्ड कंपनी का मतलब जिसके अंदर डेट की कंट्रीब्यूशन भी है। अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाए तो हाईली गिल्ड कंपनी, और अगर डेट का प्रोपोर्शन कम हो तो लो गिल्ड कंपनी होती है। तो गियरिंग रेशियो जो है ये डेट की कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ये भी आपके फाइनेंशियल रिस्क की मेजरमेंट के लिए हम निकालते हैं। जितना डेट आपका बढ़ता जा रहा होगा उतना हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। तो यानी बिजनेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप चेक करते हैं ना, कि बिजनेस के अंदर डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, इस चीज को शो करती है। अब इन दोनों फॉर्मूला से आप मैंने कहा था कमेंट्स पे फर्क पड़ता है। जैसे दो डिफरेंट कंपनीज हैं, एक पे मैंने पहले वाला फॉर्मूला यूज किया और फर्ज करें उसका आंसर 50% आ गया। एक पे दूसरे वाला यूज किया, उसका आंसर भी 50% आ गया। यानी दो डिफरेंट कंपनीज, एक पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एक पे ये वाला किया। फर्स्ट करें दोनों का 50-50 आया, क्या इनका मतलब सेम हो गया? नहीं। इस पहले 50% का क्या मतलब है? हाँ, कि आपको पता है ये जो रेशियो होती है ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, तो न्यूमरेटर में आपका क्या था? तो ये आपको रेशियो ये बता रही है कि लॉन्ग टर्म डेट इस टोटल का कितने परसेंट है। तो आंसर आया 50%। मतलब इस टोटल के अंदर ये 50 है, तो फिर ये कितना है? ये भी 50 होगा। तो जब ये 50% आएगा ना, इसका मतलब डेट इक्विटी दोनों बराबर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए हाईली गियर्ड कंपनी हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होगा कि डेट और इक्विटी दोनों बराबर आ गए। देखिए, डेट वाले को एक प्रिविलेज होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी की वजह से, कि आउटसाइड लायबिलिटी होती है। ऊपर से उनकी मेजोरिटी या आपके इक्विवेलेंट आ जाएं तो फिर ये लोग अपने डायरेक्टर वगैरह भी अपॉइंट करा लेते हैं। ठीक है, तो वो फिर हमारे लिए फर्दर प्रॉब्लम वगैरह बन सकता है। बहरहाल, तो इस 50% का क्या मतलब था? सेकंड वाले, हाँ जी, डेट जो है वो इक्विटी का 50% है, मतलब इक्विटी डबल है एज कंपेयर टू योर डेट। तो ये आपके लिए फेवरेबल है, मतलब लो गियर्ड कंपनी है। ठीक है, तो इसलिए 50 दे के फॉरन अनफेवरेबल नहीं कह देना। ये 50% जो था ये हाईली गियर्ड कंपनी का था, ये आपकी लो गियर में आ रहा था। तो इसलिए कमेंट्स पास करते वक्त ये जरूर देख लिया करें कि आप लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लिखा था। सही दोबारा एक्सप्लेनेशन कैसी होगी इसकी? आपने कहा कि ये जो 50% आया है ये आपको ये शो कर रहा है, मतलब देखिए ना, न्यूमरेटर में आपने खाली लॉन्ग टर्म लोन ली है, नीचे लॉन्ग टर्म लोन भी है और इक्विटी भी है। तो इसका मतलब ये 50% आपको ये बता रहा है कि इस टोटल में ये 50% है। तो अगर टोटल में ये 50 है देन ये भी 50 होगा। मतलब डेट और इक्विटी इक्वल हो चुके हैं, डेट और इक्विटी की रेशियो 50-50 है।
तो आपका ने कहा था ये हाईली गियर्ड हो जाती है कि डेट की अमाउंट आपकी इक्विटी के बराबर आ जाए, ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है। लेकिन इसके अंदर जो 50% था, ये आपको कह रहा था कि डेट जो है ये इक्विटी का 50% है, यानी इक्विटी आपकी डबल है एज कंपेयर टू योर डेट, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में खाली इक्विटी आई है ना, इसमें दोनों चीजें आ गई थी। तो जब कभी आपको कहा जाए ना, मतलब फर्ज करें आपको मैं इंडस्ट्री की रेशो दूं कि जी गेयरिंग रेशो, फर्ज करें इंडस्ट्री की मैं देता हूं 30-70, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? पहले वाला, ठीक है। जब मैंने आपको कहा ना गेयरिंग रेशियो 30-70 के डेट 30 है और इक्विटी 70 है, तो इसका मतलब मैंने ये पहले वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी इंडस्ट्री की रेशियो दी होती है ना आपको कि जी इंडस्ट्री की ये रेशियोज हैं, अपनी कैलकुलेट करके कमेंट्स पास करें, तो वहां पे आप देख लिया करें कि इंडस्ट्री की रेशियो के लिए उसने क्या फॉर्मूला यूज किए, यानी क्या उसने आंसर दिया। अगर इस तरह करके दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर ये आपका पहले वाला बन जाता है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं खाली इसी तरह लिख देता 30%, तो ये अब दोनों ही हो सकते हैं, ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। तो बहरहाल ये भी आप लोगों की फाइनेंशियल रिस्क की मेजरमेंट के लिए कंप्यूट किया जाता है। देखिए जब लेंडर जो होता है ना, जिसने आपको लोन दिया होता है या जिससे आपने लोन लेना होता है, बगैर सोचे समझे आपको लोन नहीं दे देता। आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह, आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, इन सबको असेस किया जाता है। तो डेट प्रोवाइडर आमतौर पे ना ये वाली रेशियोज को ज्यादा देख रहा होता है। इसी तरह इसके अंदर अब तीसरी जो आ जाती है, इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से कितनी दफा इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। लास्ट में आपको जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ रेशियोज लिखवाई थी, उसमें मैंने एक डिविडेंड कवर लिखवाई थी, ठीक है। वो डिविडेंड कवर आपको क्या बताती थी? हाँ, प्रॉफिट में से कितनी दफा डिविडेंड दे सकते हो। तो इस तरह ये बताता है प्रॉफिट में से कितनी दफा इंटरेस्ट दे सकते हो। फर्ज करें मेरा प्रॉफिट है 50,000 और मैंने एक वक्त में 10,000 इंटरेस्ट देना होता है, तो इस प्रॉफिट में से कितनी दफा दे सकता हूं? 5 दफा। तो कैसे आपने फाइंड आउट कर लिया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसका आंसर टाइम्स में आएगा। जितनी ज्यादा दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं उतना फेवरेबल। सो डेट प्रोवाइडर जो होता है ना, सेटिस्फाई होता है कि यार कंपनी आराम से हमारा इंटरेस्ट दे देती है, यानी उसका इतना प्रॉफिट है कि बड़े आराम से इंटरेस्ट पे ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह होता कि मेरा प्रॉफिट 50,000 होता और मैंने 40,000 इंटरेस्ट देना होता, तो बमुश्किल एक दफा आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो ये डेट प्रोवाइडर के लिए थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि यार जरा क्रिटिकली देखा जाए, मॉनिटरिंग की जाए, ये नो इसका प्रॉफिट 10-15,000 और कम गया तो ये हमारा इंटरेस्ट भी ना पे कर पाए, ठीक है। तो अगर ये एक रीजनेबल अमाउंट निकल रही होती है, देन वो सेटिस्फाई होता है कि यार इजीली इंटरेस्ट हमारा पे हो सकता है, इसलिए इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई इशू वगैरह में फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेनली आपकी इसकी 3 रेशियोज आ जाती हैं। अच्छा जी, अब
इसकी जो प्रैक्टिस है, आप लोगों को पता है कि अब ये क्योंकि FAR 1 से शिफ्ट होकर इधर आया है, तो इसके पास पेपर के क्वेश्चन आपको वही अवेलेबल होंगे जो FAR 1 वाले थे। ठीक है, तो उन्हीं से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों का जो FAR 1 वाली बुक पढ़ी होगी तो उसी से हम लोग इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करने लगा हूं। आप लोगों ने कहा था ICAP ने सिलेबस में कहा हुआ है कि रेशियो के साथ विंडो ड्रेसिंग जो होती है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि रेशियो के अंदर विंडो ड्रेसिंग कैसे की जा सकती है या कैसे होती है। आपने कहा था विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ इस तरह प्रेजेंट करना कि ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो कर दे। तो फर्ज करें मेरी कंपनी ने बैंक से लोन लेना है। अब जो बैंक होगा वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक कर रहा होगा, वो मेरी गियरिंग रेशियो को भी चेक कर रहा होगा, ठीक है, वो इस तरह की डिफरेंट रेशियो को सेस कर रहा होगा। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लूं कि ये रेशियो थोड़ी इंप्रूव हो जाए, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की टेम्परेरी चेंजेस कर दी जाएं कि हालात मेरे थोड़े बेहतर हो जाएं, बैंक ट्रस्ट करके मुझे लोन दे दे। जैसे आप लोगों को याद होगा FAR 1 के जो आखिरी कुछ क्वेश्चन थे उसमें कुछ सिचुएशन बताया था कि जी ये करने का सोच रहे हैं, ये करने का सोच रहे हैं, अब इनका रेशियो पे इफेक्ट बताओ। तो उसी टाइप की चीज उसने आपको कहा है कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी क्रिएटिव अकाउंटिंग करनी हो, ये जो विंडो ड्रेसिंग होती है इसको हम क्रिएटिव अकाउंटिंग भी कहते हैं, और एथिकली ये में अलाउ नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि ये ट्रू एंड फेयरनेस को इफेक्ट कर देती है, मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ आप लोगों को ले जाते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जी जो CEO या CFO है उसने कहा जी हमने लोन लेना है तो रेशियोज की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, वो आपको 5-6 डिफरेंट स्टेप्स बताए और आपको क्या जी बताएं इससे क्या उसके टारगेट मीट हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो हमें वो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ जाए, या हमें रेशियो के ऊपर इफेक्ट्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन का देखना पड़ जाए। जैसे आप लोग के FAR 1 के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आए थे कि ट्रांजैक्शंस देख के आपको कहता था रेशियोज के ऊपर इसके इफेक्ट्स बताओ, ठीक है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस वगैरह इधर बनते हैं। तो अभी मैं ख्याल आप लोगों बुक तो नहीं होगी, तो उस वजह से क्वेश्चंस नंबर में आप लोगों को ऐसे डिस्क्लोज कर दूंगा जिनको आप लोग ट्राई कीजिएगा। बट अभी मैं इसको आगे जरा कंटिन्यू कराता हूं, यानी चंद एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जिसके अंदर हम देखते हैं कैसे इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट्स, ये इफेक्ट्स ऑन रेशियोज वगैरह आते हैं ट्रांजैक्शंस के। अच्छा, ICAP ने आपको ने कहा था, उसने कहा है कि वर्किंग बैकवर्ड के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब आपको ये नहीं कहा जाएगा कि मैं 5-6 रेशियो बता के कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, लेकिन कुछ ना कुछ वो ना डेटा मिस कई दफा कर देता है, आपको रीअरेंज करके फाइंड आउट करना पड़ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के करा दूंगा जो बेसिक लेवल के होंगे, ताकि अगर कभी मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी पड़े तो आप लोग कर सकें। अब फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी करंट रेशियो है 2:1, उसका वर्किंग कैपिटल है 40 million।
जी, अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक करंट रेशियो, एक वर्किंग कैपिटल, और नीचे आपको मैंने कोई 8-10 ट्रांजैक्शन दिए हैं, इनके इफेक्ट्स आप लोगों ने लेने हैं। जरा पहले एक दफ़ा करंट रेशियो पे खुद इफेक्ट डिसाइड करें क्या क्या होंगे, यानी एक दफ़ा इसकी करंट रेशियो पे इफेक्ट्स खुद निकालें।
जी क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का? अच्छा, आप लोगों को ना FAR 1 लेवल पे भी बताया गया होता है कि जिस किसी रेशियो पे इफेक्ट लेना हो पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया करें ताकि आपके लिए इफेक्ट लेना आसान हो जाए। अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ था 2 to 1। इसका आंसर 2 to 1 है, कमेंट्स कुछ और होंगे। 1 1 हो तो कमेंट्स कुछ और होंगे, बिलो 1 हो तो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अभी 2 to 1 का क्या मतलब है? हाँ, मतलब अगर फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं ये 10 मिलियन है तो इसका फिर क्या मतलब, ये कितने होंगे? ये 5। इस तरह आपका 2 to 1 आएगा ना। ठीक है, तो ये जो करंट रेशियो वगैरह होती है ना, इसके अंदर जो उसने आंसर दिया उसके हिसाब से कोई वैल्यू पहले एक दफा लिख लिया करें ताकि आप लोगों के लिए फिर डिसाइड करना आसान हो। अच्छा, अभी हम लोग इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह देखने जा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमने कहा था डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट लॉस, कि नॉन करंट एसेट बेचा, नुकसान पे बेचा। जी, क्या ज़हन में आता है, क्या इफेक्ट होने चाहिए? हाँ जी, अब क्या चीज बेची थी हम लोगों ने? वो ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट ने तो इफेक्ट नहीं किया, लेकिन बेच के क्या मिला होगा? उससे करंट एसेट तो बढ़ गए होंगे। ठीक है, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। नंबर 2, कैश सेल्स। जी, इसका फैक्ट बताएं क्या होगा? वजह? हाँ, अब देखें अगर कैश बढ़ा है तो स्टॉक कम भी तो हुआ होगा। स्टॉक के अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके, हाँ, लेकिन स्टॉक कम होता है विद कॉस्ट प्राइस, कैश बड़ा होगा विद सेलिंग प्राइस। और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आप चीजें प्रॉफिट पे बेचते हो, इसका कैश ज्यादा आया होगा, स्टॉक में कमी कंपैरेटिवली कम आई होगी, तो दैट्स व्हाई ये आपकी बढ़ जाएगी। पेमेंट टू क्रेडिटर। हाँ जी, अब
अगर 1-1 हो तो आंसर कुछ और बनेगा, 2-1 हो तो कुछ और बनेगा, 0.5-1 हो तो कुछ और बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 2-1 बताया था। अब अज्यूमिंग फिगर ले लेते हैं, ये आपकी पहले वैल्यूज हैं। आपको मैं कहता हूं 1 मिलियन मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया। जैसे 1 मिलियन पे किया होगा, ये 10 के कम होके कितना हो गया होगा? 9, ठीक है। ये 5 से कम होके, अब जरा डिवाइड करें, क्या बनता है? 2.25 आ गया, ठीक है। अब कई स्टूडेंट के ज़हन में होता है कि जी क्रेडिटर भी, करंट लायबिलिटी भी उतने से कम, करंट एसेट भी उतने से कम, नो फैक्ट। मसला ये आपने डिवाइड करके रेशियो निकालनी है, उनकी अमाउंट बराबर नहीं थी, सो इसलिए क्या फर्क पड़ा इसके अंदर? इंक्रीज। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं आप लोगों को ये कह देता कि यार पहले ना 1-1 थी, ठीक है। अगर 1-1 थी तो इसका मतलब अगर 10 मिलियन के करंट एसेट्स थे तो 10 मिलियन की, जब आपने 1 इसमें से पे किया तो ये 9, ये भी 9, आंसर गेन क्या आ गया? 1, तो नो फैक्ट। अगर फर्ज करें मैं कहता यार वो तो 0.5 थी, तो 0.5 का क्या मतलब था? करंट एसेट हाफ थे, मतलब अगर ये 10 थे तो ये 20 थी। अब अगर इसमें से भी 1 माइनस हो, इसमें से भी 1 माइनस हो, तो अब 9 डिवाइड बाय 19 करके देखें, 0.47, क्या रिजल्ट निकला? डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब हालांकि तीनों सूरतों में मैंने करंट रेशियो पे इफेक्ट लिया है, लेकिन करंट रेशियो पहले क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चेंज के बाद क्या हो जाएगा। अब यहां पे आपने देखा बढ़ गई, यहां आपने देखा नो फैक्ट, इधर आपने देखा तो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह अज्यूमिंग फिगर करके कर लिया करें, यानी जब भी इफेक्ट लेना हो तो उस चीज का पहले फॉर्मूला लिख लिया करें ताकि इफेक्ट्स लेना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। नंबर 4, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, अब ये रेशियो डिक्रीज किस वजह से? पहले हमने रिसीवेबल लिखी हुई थी और अब जब मिले तो हमने डिस्काउंट किया तो हमने उससे कम पैसे बचाए। हाँ, यानी डेटर ग्रॉस अमाउंट से डिक्रीज होगा लेकिन कैश जो नेट अमाउंट है उससे इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल आपके करंट एसेट की फिगर के अंदर कमी आएगी। करंट लायबिलिटी पे फर्क कोई नहीं पड़ना था, अगर न्यूमरेटर कम हो जाए तो आंसर कम हो जाता है। नंबर 5, डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बताएं, जी क्या इफेक्ट आना चाहिए? रीजन? अच्छा, अब आप लोगों ने कहा डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि रिसीवेबल कम हो गए। ये उसने क्या वर्ड यूज किया हुआ था? डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ, मतलब पहले आपने उन पे अलाउंस क्रिएट किया हुआ था और अब वो कंफर्म बैड हो गए, तो पहले डेटर में से अलाउंस के नाम से फिगर माइनस थी, फाइनेंशियल पोजीशन में तो नेट डेटर ही लिखे जाते हैं ना, अब वो बैड डेट के नाम से माइनस हो गए तो डेटर तो आपके फिर उतने ही रह गए, तो नो इफेक्ट। ठीक है, आप लोगों का क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ हुए हैं, तो डाउटफुल के लिए पहले अलाउंस क्रिएट हुआ होता है, तो अलाउंस जब क्रिएट करते हैं तो पहले डेटर में से माइनस किए होते हैं, तो डेटर ऑलरेडी आपके रिड्यूस थे लेकिन पहले नाम था डाउटफुल और अब नाम हो गया उनका बैड डेट, तो इसलिए ओवरऑल फिगर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 6, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब फर्ज करें आप लोग की ये रेशियो थी ना 10:5, आपको मैं कहता हूं 1 मिलियन की मैंने चीजें मजीद क्रेडिट पे खरीद ली, तो स्टॉक बढ़ के
करंट एसेट 11 हो गए, ठीक है। नीचे लायबिलिटीज बढ़ के 6 हो गई। अब इसको डिवाइड करें, क्या आंसर निकला? 1.8, कमी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चीजें आप खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों फिगर सेम थी, लेकिन मसला ये था क्योंकि पहले करंट एसेट डबल थे तो उनका प्रोपोर्शन अफेक्ट होकर रह जाता है। नंबर 7, पेड एक्रूड एक्सपेंस थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बताएं। नो इफेक्ट, क्यों? पहले एक्रूड एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी में आ रहा था, अब ओवरड्राफ्ट के नाम से लायबिलिटी में आ गया, तो ना एसेट पे तो फर्क कोई नहीं पड़ा, लायबिलिटी की फिगर भी अनअफेक्टेड रहेगी। अच्छा, अगर मैं इधर ये लिख देता एक्सपेंसेस पेड, अभी तो मैंने एक्रूड एक्सपेंस लिखा है ना, अगर मैं एक्सपेंसेस पेड लिख देता फिर क्या होता? हाँ, फिर ये कम हो जाता। क्यों? पे से लायबिलिटी तो नहीं बढ़ती ना। आपका नहीं कहा कि एक्सपेंसिव पेड खाली, हाँ जी, तो क्योंकि पेड का वर्ड है तो उसका पे खाली, मैंने कहा ना एक्सपेंसिव पेड में लिखता था, तो इसका मतलब फिर आपका कैश कम हो जाता ना, तो सही रेशियो कम हो जाती। अच्छा खैर, अगले पे आते हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट डिक्रीज, क्यों? हाँ जी, लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट बढ़ा था ना, वो तो इस रेशियो में आता ही नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। अच्छा, अब कॉन्ट्रा सेटलमेंट होती क्या थी? हाँ, कि डेटर में से भी लेस, क्रेडिटर में से भी लेस, आपस में सेटलमेंट। एक ही बंदा डेटर भी था, क्रेडिटर भी था, हमने सेट ऑफ कर दिया, तो उससे लायबिलिटी भी कम, एसेट भी कम। फर्ज करें पहले ये था 10.5, जब आपने 1 मिलियन सेट ऑफ कर दिया तो ये 10 से कम होके हो गए, ये 5 से कम होके हो गया, तो क्या रेशो आ गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं आपको कहता करंट रेशियो 1:1 है तो फिर नो इफेक्ट होता, ठीक है। और अगर लेस देन 1 होती तो फिर डिक्रीज हो जाती। आखिरी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। हाँ जी, क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कहता है डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे कर दिया, तो जब पेमेंट की तो कैश पे क्या फर्क पड़ा? कम हो गया। अच्छा, अब जरा वर्किंग कैपिटल के ऊपर आप इसके इफेक्ट्स अपने तौर पे एक दफा करें। जो आपने एक्सपेंस का बोला कि अगर ओवरड्राफ्ट के थ्रू आपने कहा होता ना, तो फिर आप लोगों की लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप कहते कैश पे किया फिर करंट एसेट कम हो गए थे, फिर भी कम हो जाती। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है वैसे?
जी, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा। रीजन कैश बढ़ गया, करंट लायबिलिटी पे फर्क कोई नहीं पड़ा तो उस वजह से। आगे कह रहा है कैश सेल्स अब फिर इंक्रीज। ठीक है, स्टॉक ने कम होना था लेकिन कॉस्ट प्राइस के साथ, सेल्स ने कैश ने बढ़ना था सेलिंग प्राइस के साथ। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर यानी करंट एसेट के अंदर इंक्रीज आना था जिसकी वजह से बढ़ जानी थी। पेमेंट टू क्रेडिटर नो इफेक्ट, जितने से करंट एसेट कम होना था उतने से करंट लायबिलिटी भी कम हो जानी थी। अच्छा कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड, हाँ जी इससे डिक्रीज हो जाना था क्योंकि डेटर ने कम होना था विद ग्रॉस अमाउंट, कैश ने बढ़ना था विद नेट अमाउंट। डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ नो इफेक्ट क्योंकि ये पहले डेटर में से माइनस हुए होते हैं। अच्छा उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नो इफेक्ट। ठीक है, स्टॉक भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ स्टॉक बढ़ गया, दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी क्रेडिटर बढ़ गए, ओवरऑल वही इफेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद आप कह रहे पेड एक्रूड एक्सपेंस थ्रू ओवरड्राफ्ट नो इफेक्ट। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस भी लायबिलिटी थी वो कम हो गई, ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है वो बढ़ गई, तो टोटल लायबिलिटी तो अनअफेक्टेड रही ना, तो उससे ऐसे नो इफेक्ट। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट डिक्रीज क्योंकि नॉन करंट एसेट तो इसमें आता ही नहीं है लेकिन लायबिलिटी आपकी बढ़ गई थी तो उसके से कमी आ गई। कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर नो इफेक्ट, जितने से करंट एसेट कम होंगे उतने से करंट लायबिलिटी भी कम हो रही होंगी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिक्रीज। तो इस तरह करके ना हम लोग इफेक्ट्स वगैरह लिया करते हैं। अच्छा अब आप लोग का ना रिपोर्टिंग वाली बुक तो पढ़ी होगी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पास पेपर का हाईलाइट करने लगा हूं, इनको आप लोगों ने ना ट्राई करना है।
पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 16। क्वेश्चन 7 ऑटम 18 और क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 20। तो इस वीकेंड के ऊपर आपने ना ये 3 क्वेश्चन इसके ट्राई करने। ये जो क्वेश्चन 9 मैंने आपको दिए, इसके अंदर ना उसने रेशो के नाम नहीं बताए, उसने पर्पस बताया कि इस पर्पस के लिए रेशो कैलकुलेट करनी है। यानी अगर आप खाली रटा लगा के चले जाओ फॉर्मूलास को तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं होना जब तक आपको नहीं पता होगा कि रेशो कैलकुलेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना मसलन जैसे एक बेसिक एग्जांपल इसने कहा हुआ है कि एक कंपनी है जिसने अपनी प्राइस कम करके मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर कर ली है। अब उसने आपको डेटा 2 कंपनीज का दिया, कहता है बताएं कौन सी वाली है। ठीक है, यानी 2 कंपनीज हैं, कॉम्पेटिटर हैं आपस में। उसने कहा इनमें से एक कंपनी है जिसने अपनी प्राइस रिड्यूस करके ना मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर किया हुआ है। कहता है बताएं कौन सी वाली है। कहां से पता चलेगा? हाँ, रेशो कौन सी होगी? हाँ, अब देखिए आपको सिर्फ एक साल का डेटा दिया, ग्रोथ तो निकल नहीं सकती। ग्रोथ तो तब निकलती ना 2 साल का डेटा होता, तो ग्रोथ वाला काम तो नहीं हो सकता। और बताएं कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दोनों की निकालेंगे। जिसकी ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा यानी रेशो कम होगी, इसके अंदर उसने मार्जिन कम रखा हुआ है। मार्जिन कम रखा है तो प्राइस भी क्या रखी होगी? कम। वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह करके ना उसने आपको पर्पसेस बताए कि इस मकसद के लिए रेशो, इस मकसद के लिए रेशो, ताकि चेक किया जाए स्टूडेंट हाईलाइट कर लेता है कि नहीं। तो क्वेश्चन 9 में ये इश्यूज हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए, ये आप कीजिएगा। तो नेक्स्ट अब आप लोग इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी तो ये बुक अपने पास जो आप लोगों का है ना वो ले आइएगा, ताकि जब मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हों। ठीक, थैंक यू।